धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। तुम्हारी परंपरा का एक दायित्व है, तुम परंपरा में नहीं आते। विद्वानों की कोई परंपरा नहीं है, ये मजबूरी की परंपरा है। मूल परंपरा तो तीर्थंकरों की है। अब इस समय दो परंपराएं चल रही हैं, एक श्रमण परंपरा और एक विद्वानों की परंपरा। भट्टारक परंपरा उतनी ज्यादा प्रभाववान नहीं है तो एक क्षेत्र का सीमित रह गई। लेकिन विद्वानों की और साधुओं के दोनों का जो स्थान है पूरे भारतवर्ष ने ग्रहण किया। पूरे भारत में साधु हैं और पूरे भारत में विद्वान। अब इन दोनों का एक बहुत बड़ा दायित्व है, विद्वानों का एक बहुत बड़ा दायित्व है समाज को और साधुओं को। कहीं साधु संघ में, साधु परंपरा में कुंद कुंद स्वामी या मूलाचार्य के विपरीत कोई परंपरा को स्थापित किया जा रहा है तो उसको संभालने का दायित्व विद्वानों का है। छोटी मोटी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि तुम समाज के बीच में रहते हो तो समाज को वह चीज बता के रखना कि नहीं, ये परंपरा कौन सी है, कुंद कुंद की, मूलाचार की परंपरा क्या है। क्योंकि बीच में जो आता था इस शक्तियों के समय परंपरा आई, वो शुक्लाचार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। साधु संतों ने भी उसके प्रभाव में आकर के उसको कई बार अपनाया। तो विद्वानों के लिए हमें मूल परंपरा को जीवित करने, सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाना है। जहां साधु संस्कृति, श्रमण संस्कृति को कोई श्रमण दूषित करने लग जाए तो दूषण को हटाने का दायित्व विद्वानों का होना चाहिए। क्योंकि समाज ने तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व, प्रतिनिधि सौंपा है। समाज नहीं कर सकती। अभी ये समाज की परंपरा चालू नहीं हुई, अभी समाज ने, अभी विद्वानों तक के बीच में दायित्व है। लेकिन यदि विद्वानों ने उत्तरदायित्व नहीं संभाला तो एक दिन वो आएगा कि श्रावकों की परंपरा चालू हो जाएगी। इस दायित्व को श्रावक संभालेंगे। लेकिन अभी मेरा भाव है, इस अधिवेशन के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना दायित्व समझें। आपको क्यों विद्वान परिषद बनाई गई, क्यों विद्वानों की परंपरा बनाई गई, क्या जरूरत थी विद्वानों की परंपरा की। और आज तो विद्वानों की परंपरा की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साधु लोग हैं, पूरे भारत में साधु लोग हैं। लेकिन आज भी जीवित रखना है जो बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि साधु समाज अनेक अनेक रूप से मूल से हट रही है, मूल परंपराओं को गौण करती जा रही है। अब ऐसी मूल परंपराओं को सुरक्षित करने के लिए विद्वानों को स्वयं आगे आना पड़े और उसके लिए विद्वानों को खुद अपनी आचार संहिता बनाना चाहिए। जब किसी संस्कृति का नेतृत्व करने का मौका मिले किसी को, तो वो आचार संहिता के विद्वान नहीं होना चाहिए, आचार संहिता होना चाहिए। तीर्थंकरों की आचार संहिता थी, साधु संतों की आचार संहिता थी, भट्टारकों ने भी कुछ अपनी आचार संहिता बनाई। लेकिन आज मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग परंपरागत आ गए हैं, आपके ऊपर बहुत दायित्व है। आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा दायित्व दे रहा हूं, लेकिन आपकी कोई आचार संहिता नहीं है, आपका कोई भेष नहीं है, आपकी कोई जीवन शैली नहीं है, आपका 24 घंटे दैनंदिनी नहीं है, आपका खान पान नहीं है, आपका रहन सहन नहीं है, आपकी कोई भी पहचान नहीं है। अभी तक इन परंपराओं में कोई ना कोई पहचान थी। तीर्थंकरों की पहचान सबको जग जाहिर है, साधुओं की पहचान सबको जग जाहिर है। भट्टारकों ने अपनी पहचान बनाई, उनका भेष बना, उनके आचार विचार बने, उनकी नियमावली बनी। भट्टारक कौन बन सकता है, उसकी एक नियमावली है। जब भट्टारक पट्ट स्थापना होती है तब वो नियमों के अंतर्गत भट्टारक बनाया जाता है। लेकिन आप भी उस परंपरा से, विद्वानों की परंपरा में
और संस्कृति संभालने के लिए आपको उत्तरदायी ठहराया पूर्वजों ने। चाहे गणेश प्रसाद वर्णी जी ने किया हो, या उसके पहले किया हो, या पंडित जी साहब बनारसी दास ने किया हो, या पंडित जी आशाधर जी ने किया हो, उन सब ने बहुत कुछ कार्य किया, विद्वानों को आगे लाए। बनारसी दास विद्वानों की मीटिंग की, 400 साल हो गए, लेकिन विद्वानों की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने कोई आचार संहिता नहीं बनाई, विद्वानों का कोई पहचान नहीं बनाई, विद्वानों की कोई दैनंदिनी नहीं बनाई। ये सबसे बड़ा दुर्गुण रहा। उसका परिणाम है कि आज विद्वानों का बहुत बड़ा दायित्व होकर के विद्वान प्रभावहीन होते जा रहे हैं। विद्वानों का जो पहले पोजीशन थी वो नहीं हो रही। अभी अशोक जी लाडनू का सम्मान हुआ। इनको मालूम है कि देवगढ़ की जब पत्रिका छपी थी उस समय विद्वानों के नाम नहीं छप पाए थे, बड़ा हंगामा हुआ था। भारत की कोई भी पंचकर्म की पत्रिका नहीं छप सकती थी जिसमें भारत के विद्वानों के नाम नहीं आते हो। हर पत्रिका, वो मैंने भी देखी है, विद्वानों के नाम आना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा, उनको लिखना पड़ता विद्युत वर्ग, चाहे वो आवे या नहीं आवे, और उनको बुलाना पड़ता था साधु के रहते हुए भी, क्योंकि समाज को साधु से ज्यादा विश्वास विद्वानों पर था। साधु से ज्यादा विश्वास विद्वानों पर था, क्योंकि विद्वान शास्त्र के ज्ञाता थे। साधुओं को समाज शास्त्रों का ज्ञाता नहीं मानती थी। वो जानते थे समाज के साधु आचार संहिता करता, आचार विचार में है, तब करेगा, उपवास करेगा, त्याग करेगा, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान साधुओं को नहीं है। ये समाज की अवधारणा थी। इसलिए जब भी चाहे साधु आवे या नहीं आवे, विद्वानों को जरूर बुलाया जाता था और विद्वानों के प्रवचन कराए जाते थे पंचकल्याणकों में। और ये मान के जनता सुनती थी कि विद्वान हमारे लिए वह दर्पण है जो साधु भी नहीं दे पाएंगे। और उस समय के आज धीरे धीरे वह स्थितियां क्यों घट गई, क्यों वो परंपरा खत्म हो गई, क्यों नहीं उस परंपरा को जीवित रखा? आज क्यों नहीं पत्रिकाओं में विद्वानों के नाम छपते हैं? आज क्यों नहीं विद्वानों को प्रमाणिक माना जा रहा है? आज क्यों नहीं विद्वानों की आचार संहिता बनवाई? क्यों नहीं विद्वानों को दर्पण मान करके समाज क्यों नहीं जाती है विद्वानों के पास? महाराजों के निर्णय करने के लिए भी विद्वानों के पास जाते थे। जगमोहन लाल जी कटनी के लिए समाज ने कहा, महाराजों की परीक्षा करने विद्वानों को भेजा जाता था, जाओ महाराज मानने लायक हैं कि नहीं, पूर्ण लायक हैं कि नहीं। जो विद्वान साधुओं के लिए कसौटी थे, आज उन विद्वानों की स्थिति क्यों हो गई? कसौटी थे, जो साधु को कसौटी पे कसेगा विद्वान, समाज उनको अधिकार देती थी। कितना बड़ा दायित्व, साधु की परीक्षा एक विद्वान लेगा, साधु की कसौटी में कितनी बड़ी इज्जत होगी समाज में साधु विद्वान की। कितना बड़ा होदा दिया समाज ने विद्वानों को साधु की परीक्षा करने के लिए। यदि विद्वान ने कह दिया कि साधु मान नहीं है, समाज उनको श्रीफल नहीं चढ़ाएगी, समाज उनको आहार दान नहीं देती थी और बिहार कम से कम बुंदेलखंड का तो यह आदर्श रहा है। बुंदेलखंड में कई बार साधुओं के पंडितों के कहने पर बिना हार के बिहार हुए, सागर से, बुंदेलखंड से बाईपास हुए विद्वानों के कहने पर। उनकी आचार से उनकी गाड़ियां जब्त हुई हैं, उनकी गाड़ियां संघ के संचालकों की गाड़ियां जब्त हुई इसी सागर के अंदर, विद्वानों के कहने पर। विद्वानों की इतनी प्रामाणिकता थी। आज विद्वानों को हम वो औकात दिलाना चाहते हैं कि आपकी कितना बड़ा चीज थी, लेकिन क्यों आज निकल गई? क्योंकि आपकी कोई आचार संहिता नहीं है। कोई भी आचार संहिता आज तक नहीं हुई, ना विद्युत परिषद में, ना शास्त्री परिषद में, कि हमारे विद्युत परिषद में रहने वाले व्यक्ति का मापदंड क्या है, आचार संहिता क्या है, नियम क्या है, जिसको 24 घंटे कहीं भी देखें तो लोग दूर से कह सके यह विद्युत परिषद का विद्वान है, अन्यथा ये गुण हो नहीं सकता। कोई भेष होना चाहिए था। आज हम भोजन में नहीं कह सकते हैं कि ये विद्वान है। आज आचार कहीं भी नहीं बोल सकते। श्रावक में मिल गए सारे विद्वान, सभी विद्वान, खान पान में, उठने बैठने में, बारात में, चाय में, पानी में, जो कुछ में है, सब में से मिल गए। विद्वान की कोई आचार संहिता नहीं रही। लोग ये नहीं कह सकते बारात में कोई विद्वान है, उनकी अलग व्यवस्था करो, ये विद्वान है देख करके।
आज एक पंडित कैलाश चंद्र जी ने प्रस्तुत किया था वो बात जो विद्वान की पहचान थी कि एक स्टेशन पर पंडित जी उतरे और नल में छन्ना लगाकर पानी पीने लगे तो तुरंत किसी व्यक्ति ने कहा, लगता है आप जैन पंडित हैं। कम से कम ये वो छन्ना आपकी आचार संहिता थी, आपकी पिछी थी, आपकी पहचान थी।